हम अभी तक देख चुके हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने जानने की कोशिश की कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली आपने डेफिनेशन को पढ़ा कि भाई कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि जब भी कोई भी दो चार्ज पार्टिकल रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगती है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द चार्जेस पे, यानी उनका नेचर किस तरह का है। अगर सेम टाइप के चार्जेस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस डेफिनेशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से इसको जानने की कोशिश की है। चलिए अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होंगी, किस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे, तो उन सबको यूज करने से पहले एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताता है कि अगर आपके पास में कोई चार्ज है, जैसे आपको मैं बात करूं सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं या फिर सुपरपोजिशन के नाम से आपने इसको जाना होगा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फोर्सेज हैं आपके पास में, यानी कि नेचर में आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, उसके ऊपर में बहुत सारे आपके फोर्सेज लग रहे हैं, तो उन फोर्सेज को कैसे ऐड करना है, बेसिकली इस चीज के लिए डील करता है हमारा कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए बात करें, अगर मान लो मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, ये मेरे पास में कोई चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिया है जिसके ऊपर में चार्ज है Q1, मेरी पॉकेट में रखा था और पॉकेट से उठा के मैंने यहां पे रख दिया, ऐसा है भाई, आंसर इज नो। भाई ये चार्ज किसी बॉडी पर आया होगा कब, जब आपने किसी के साथ में इसको रब किया होगा, मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने किसी के साथ में रब किया होगा, या फिर इसके अंदर में किसी से कंडक्ट करके लेके आया हूं, क्योंकि प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, कोई कंडक्टर या मेटल है, उसके साथ में मैं क्या किया हो, कंडक्शन के थ्रू लेके आया हूं, या फिर तीसरा कौन सा था, मैंने पढ़ाया था आपको इंडक्शन के थ्रू। तीन हमारे पास में मेथड थे किसी भी बॉडी पर चार्ज लाने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये मेरे पास में कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैं एक चार्ज यहां पर रख दूं, मैं ये मेरे पास में Q2 चार्ज है, और तीसरा मैं चार्ज यहां पर रख दूं, ये Q3 चार्ज हो गया, यानी कि आपके पास में तीन चार्ज है बेसिकली, Q1, Q2, Q3। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में जितना भी यहां पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो इस सिस्टम पर इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला फोर्स, ये इस चार्ज ने कुछ इसके ऊपर में फोर्स लगाया होगा, दूसरा इस चार्ज ने इसके ऊपर में फोर्स लगाया होगा, ठीक है। तो इन फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास में ये दो चार्जेस रखे हुए कौन से, Q1 और Q3, अगर इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मान लो ये इसके ऊपर में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो थर्ड वाले का कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर में नहीं होगा। थर्ड वाला इंडिविजुअली अपनी कोई फोर्स इसके ऊपर में लगा रहा होगा, लेकिन इनके बीच में जो फोर्सेज है उसको ये अफेक्ट नहीं करता है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब पढ़ते कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो इसमें यही कहता है कि इसकी विसिनिटी, यानी कि इसके आसपास भी जो भी चार्जेस होंगे उनका इस पर्टिकुलर चार्जेस की फोर्स पर, यानी कि दो आपने सिस्टम को कंसिडर कर लिया है, हमने इन दोनों को अपना आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है, तो इस सिस्टम के ऊपर में तीसरे चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये भी चार्ज इसके ऊपर में कोई फोर्स लगा रहा होगा, मान लो 10 न्यूटन, लेकिन ये इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स जो कि 5 न्यूटन है, इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चार्ज इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या मैं सिंपली इनको ऐड कर दूं, आंसर इज यस। लेकिन वहां पर आप टोटली एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर में कि जो फोर्स होती है वो किस तरह की क्वांटिटी होती है हमारे पास में, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जब भी यूज करते हैं हम, तो उनके एडिशन के लिए हमें किस तरह का यूज करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर लगने वाले टोटल फोर्स की बात करूंगा, तो टोटल फोर्स मेरे पास में कितना होगा, अगर ये F1 लगा रहा है फोर्स, मैं इसको F वेक्टर के बारे में बता था आपको कि इसके ऊपर में हम एरो हेड लगा देते हैं। दूसरा ये मेरे पास में F2 है, इसके ऊपर में एरो हेड लगा दिया मैंने, नहीं पता तो अभी थोड़ी देर के बाद में थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि जहां तक हमारे पास में यूज होगा वो सब चीजें आपकी बता दी जाएंगी, ठीक है। तो फोर्स यहां पर हम बात करेंगे कि इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि फोर्स रिजल्टेंट, यानी कि इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला जो भी रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि लेट अस सपोज मेरे पास में एक मार्कर है, इस मार्कर को और ये डस्टर रखा हुआ है मेरे पास में, इस डस्टर से मैंने इसके ऊपर में फोर्स लगाया और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। फिर मैं उसी पोजीशन पर ले आया, मैंने ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये कहां चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। चलिए अब क्या करता हूं, दोनों साइड से मैं फोर्स लगाना शुरू करता हूं, एक यहां से और एक मैं, मेरे पास दूसरा मार्कर कहां गया भाई, चलिए
दूसरा फोर्स मैं क्या करूं, एक मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक से मैं फोर्स यहां पर लगाऊं और एक से मैं फोर्स यहां पर लगाऊं, तो अब देखो बॉडी कहां जा रही है, दोनों की फोर्स लगेंगी तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअली बात करता है तो फोर्स ये इधर लगा रहा था, ये इसकी बात करूं तो ये इसको इधर लेके जा रहा था। लेकिन जब हम दोनों ने इसके ऊपर में फोर्स लगाई एक साथ साइमल्टेनियसली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो फोर्सेज लगती हैं तो वो एक रिजल्टेंट लेके आएंगी और बॉडी एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में अपने आप को मूव करवाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया। तो वही हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों चार्जेस यहां पर आपने रखे हैं, ये इसके ऊपर में फोर्स F1 लगा रहा है और ये चार्ज इसके ऊपर में फोर्स F2 लगा रहा है, तो इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो इस टोटल लगने वाली फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, दोनों के सम से, वेक्टर सम ऑफ F1, यानी इस फोर्स ने कितना लगाया वेक्टर सम में, प्लस दूसरे का F2 वेक्टर सम में। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं कि जब भी हम रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जब भी हम कूलम्ब फोर्स के बारे में बात करेंगे, एक सिस्टम होगा जिसके अंदर में आइसोलेटेड सिस्टम हम बात करें कि दो चार्जेस का तीसरे चार्ज के कारण में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअली वो अपनी फोर्स लगा रहा होगा। चलिए, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास में मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं, ये मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, एक चार्ज है मेरे पास में, ये मान लो Q1 चार्ज मैंने यहां रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा मेरे पास में Q2 चार्ज यहां पे मैंने मान लिया है। ओके, तीसरा मेरे पास में मान लो Q3 चार्ज ये है, ये Q3 चार्ज है। अब देखते हैं इसके ऊपर में लगने वाले फोर्सेस कहां कहां पर जाएंगे। और ये यहां मैंने मान लिया कोई Q4 चार्ज है। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर करूंगा इसके अंदर में। जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर कर लीजिए, जिसको भी आप करना चाहें, आपकी चॉइस है, और उस पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, जो भी चार्ज, उसको छोड़कर जो भी चार्ज उसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है उनको उसकी डायरेक्शन के साथ में आप रिप्रेजेंट कर लो। कूलम्ब्स ने ये कहा था कि जब भी कूलम्ब्स लॉ में ये कहा जाता है कि जब भी कोई फोर्स लगेगा तो दो चार्जेस रखे हुए हैं तो फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में उनको लाइन ज्वाइन कर रही है, मतलब दो चार्जेस मैंने रखे, एक यहां पर और एक यहां पर, तो फोर्स कहां लगेगा, जो इन दोनों चार्जेस को बीच में लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी की डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों के कहां लगेगा, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में लगेगा वो। चलिए, अब मैं कंसीडर करूं कौन से, Q1 और Q2 को। तो Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स, ये मैं बात करूं, अगर ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। ये मैंने चार चार्जेस को यहां पर कंसीडर किया हुआ है। अब मैं बात करूं कि Q2 चार्ज, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को अभी जो बोलने जा रहा हूं, कि मैं फाइंड किस पे करना चाहता हूं, Q1 चार्ज पे, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में मैं सब चार्जेस से बात करूंगा कि भाई तुम इसके ऊपर में क्या लगाओगे फोर्स। तो मैं इस पर्टिकुलर चार्ज को लेट अस सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया। आप किसी को भी कर सकते हैं, मैंने अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए यहां पर इसको Q1 पे यूज कर लिया। चलिए, तो मैंने पूछा भाई Q2 से क्या आप इसके ऊपर में फोर्स लगाओगे, बिल्कुल। कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था कि भाई दो चार्जेस अगर सेपरेट हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो इसने कहा भाई ठीक है, मैं आपके ऊपर में फोर्स लगाऊंगा, सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो उन्होंने कहा कुछ डिस्टेंस हम मान लेते ऐसे आ रहा है आपके साथ में, ठीक है। अब ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स क्या होती है, फोर्स के दो ही तो केस मैंने बताए थे आपको कि आइदर पुल या फिर पुश। तो क्या करेगा, इसको सेम चार्ज है तो ये चार्ज इसके ऊपर में क्या इंफ्लुएंस डालेगा, ध्यान से सुनो, इस चार्ज पे इस चार्ज का क्या इंफ्लुएंस होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं कि इस चार्ज पर इस चार्ज से क्या इंफ्लुएंस आएगा, कि ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर इस चार्ज को अपने से रिपेल करेगा। तो आंसर इज कि सेम चार्जेस हैं तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि हम इस चार्ज का इसके ऊपर में इंफ्लुएंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि किस पे हम फोर्स लगाएं, कहां पे दिखाना शो करें। तो ध्यान से सुन लेना इस बात को कि जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हैं उसको वहीं के वहीं पकड़ो और उससे पूछो दूसरा जो चार्ज है कि भाई आप इस चार्ज पर कैसे फोर्स लगाओगे। तो इसने कहा कि भाई आप यहां पर रुके हुए, मैं आपके ऊपर में रिपेल करने की कोशिश करूंगा। तो रिपेल करने का कोशिश है कि ये कहां पर करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करवाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स ने क्या कहा था कि भाई जो फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में कर लगेगा जो उन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, लाइन ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फोर्स का नाम दूं तो ये फोर्स लग रहा है किस पर, 1 पर, किसके कारण में, 2 के कारण में, तो F12 मैंने लिख दिया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो हेड से, इसके ऊपर में मैंने एक एरो हेड लगा दिया। ठीक है, चलिए अब बात करें किसकी, कि मैं Q1 और Q3 से बात किया मैंने,
मैंने पूछा भाई Q1 से, सॉरी Q1 को मैंने फिक्स किया, Q3 से मैंने पूछा भाई आप इसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करोगे, इसको मैंने यहां फिक्स कर रखा है, तो मैंने पूछा भाई आप क्या करना चाहोगे इस चार्ज के साथ में, तो इसने कहा कि भाई मैं नेगेटिव चार्ज हूं, और नेगेटिव चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग डिफरेंट चार्जेस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले तो हम इन लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब कहां लगेगी फोर्स, जहां पे इन लाइन को सीधे लेके चले जाओ, यानी कि ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा, मैं थोड़ा इसको यहां मिटा देता हूं और ये ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, सीधा इस साइड में निकल जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, सीधा रहेगा ये, ठीक है। ये मेरे पास में क्या हो गया, Q3 था मेरे पास माइनस Q3। चलिए ये मेरे पास में क्या आ गई, फोर्स आ गई है F, कौन सी, किस पे लगी है, ये 1 पे लगी है, किसके थ्रू, 3 के थ्रू, तो मैंने लिख दिया F13 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात होगी है। अब बात करें किसकी, कि भाई Q4 एक चार्ज और बच गया। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप यूज करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को कंसीडर कर लो, और उसके अलावा जितने भी बच जाते हैं चार्ज, उन सबसे उसके ऊपर में लगने वाली पर्टिकुलर फोर्स को फाइंड आउट कर लो। तो आपने क्या निकाला, आपने कहा जी इसके ऊपर में चार्ज, इसके ऊपर में फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि एक चार्ज और रह गया। यहां पर क्यों इन्फ्लुएंस नहीं किया इस चार्ज के बीच में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि भाई इंडिविजुअल चार्ज इसके ऊपर में जो फोर्स लगाएगा वो इन्फ्लुएंस नहीं करती है उसके विसिनिटी, यानी कि उसके आसपास में जितने भी फोर्सेस, जितने भी चार्जेस हैं, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर बात करूं इससे Q4 से क्या फोर्स लगेगा, तो Q4 आपने यहां पे माना हुआ है, Q1 यहां पर है। मैंने इससे पूछा, Q1 को मैंने फिक्स किया हुआ है, Q4 से पूछा भाई बताओ इस चार्ज पे कैसे फोर्स लगाओगे, कैसे इफेक्ट करोगे। बोले जी देखो मेरे पास में पॉजिटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसने कहा कि भाई मैं इसको रिपेल करूंगा, लेकिन कैसे रिपेल करूंगा, बोले पहले मेरी क्या बना लो, दोनों सेंटर्स को आप ज्वाइन कर लो, फिर बताएंगे क्या करेंगे। तो मैंने इन दोनों सेंटर्स को मिला दिया। अब क्या करेगा, ये इसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने अभी आपको डस्टर का एग्जांपल दिया था कि डस्टर को मैंने इस डायरेक्शन में लगाया तो इधर जाएगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई मैं फोर्स लगाऊंगा लेकिन मेरी सीधी लाइन आप खींच दो इस साइड में। तो आप बताओ मेरे को ये फोर्स का नाम क्या लिखूं मैं, फोर्स यहां पर वेक्टर रहेगा, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी। किस पर लगा है ये फोर्स, 1 पर लगा है, किसके थ्रू लगा है, 4 के थ्रू, तो यहां पर आ गया 4, ठीक है। अब टोटल हम यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है सबसे पहले F12 दिख रहा है, F13 दिख रहा है, और तीसरा मेरे को क्या दिख रहा है, F14 दिख रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि आपके पास में जितने भी फोर्सेज हैं, आप उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो पहले क्या करो, इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, भाई उस चार्ज से उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, उस चार्ज से उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, सभी का निकाल लो, और फाइनली उनका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। वेक्टर सम कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर मैं अगर बात करूं फंडामेंट जो हमारे पास में फोर्स होगी, कौन सी, रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे, F12 यानी कि पहली जो फोर्स लगेगी, प्लस F13, और तीसरी फोर्स क्या बच गई, F14। ये 4 मेरी फोर्सेज होंगी यहां पर इस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाली, कौन से पर, Q1 चार्ज पर। तो ये मेरे पास में क्या कहलाता है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हैं, यानी कि इस Q1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं कि कितना रिजल्टेंट लगेगा उसके ऊपर में, तो जितने भी उसके ऊपर में लगने वाले फोर्सेज हैं उनका क्या करो, वेक्टर एडिशन करो, नोट एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि आपने 2 + 2 जोड़ दिया, कितना, 4 आ गया। अब मैं आपसे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करूं यहां पर, ठीक है। ये मेरे पास में 2 + 2, आपने इसको क्या कर दिया, सीधा जोड़ के बोल दिया भाई ये 4 है मेरे पास में। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन में हम वही जोड़ते हैं जो पर्टिकुलर उस एक्सिस में हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2x 2i प्लस में 2j, अभी बताएंगे क्या चीजें होती हैं, और मैंने कहा 4i प्लस में 4j, इनको जोड़ के दिखाओ। तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने 4 को 2 से जोड़ दिया, ठीक है, इस 2 को हमने इसके साथ में जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जो i है यानी कि x एक्सिस है, i जिसके पीछे लग जाता है x एक्सिस होता है, j जिसके पीछे लगता है वो y एक्सिस के टर्म होते हैं, और k एक और टर्म आती है, अगर उसके साथ में ये लग जाता है तो वो कौन से में होता है,
जेड एक्सिस में होता है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है। आपने 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा, नहीं जाना तो जस्ट अभी मैं उसके ऊपर में डिस्कशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में सेम टाइप सेम एक्सिस पे हमारी वैल्यूज होंगी वो आपस में ऐड होती हैं, दूसरे एक्सिस वाली वैल्यू के साथ में ऐड नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना, इन दोनों का सम लिखोगे दैट इज 6i, और इसका कैसे लिखोगे, ये मेरे पास में 6j। कॉन्सिडेंटली मैंने दोनों वैल्यू सेम ले ली, यहाँ 2 4 2 4 ले लिया। चलिए कोई नहीं, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि 6i इधर आ गया और 6j मेरे पास में वाई एक्सिस में आ गया। चल, तो हमारे पास में क्या आ गया, सुपरपोजिशन थ्योरम आ गया कि किस तरह से आपको फोर्सेस को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इसका समझने का सिर्फ व्यू था, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उन चीजों को समझेंगे। आपका दिमाग में जो बेस तैयार करना था मेरे को वो ये था कि जब भी फोर्सेस आएंगी तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी जिस भी चार्ज के ऊपर में आपसे फोर्स पूछा जाए या जिस भी चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स निकालनी है उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लो, और बाद में अगर आपका वेक्टर एडिशन टाइप बनता है तो आप उनको क्या कर लो, ऐड कर लो वेक्टर एडिशन के थ्रू, नॉट एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली आपको यूज नहीं करना है। किस तरह का एडिशन लेके ना, वेक्टर एडिशन यूज करना है, ठीक है। चलिए एक हम छोटा सा और टाइप करके देखते हैं कि किस तरह से इसको और सिंप्लीफाई मैं आपको बता सकता हूं। मैं एक 3 चार्जेस कंसिडर करता हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम बात करें, आपको थोड़ा सा मैं वेक्टर एडिशन के बारे में वहां से थोड़ा सा आपको बता दूंगा। चलिए, तो बेसिकली हमारी सुपरपोजिशन की थ्योरम आप लिखना चाहो तो यही होता है कि जितने भी हमारे पास में फोर्सेज होते हैं सबको आप इंडिविजुअली वेक्टर ऐड कर लो। हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि कोई भी चार्ज है उसके ऊपर में थर्ड चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर में तीसरे चार्ज वहां पर रखा हुआ है उसके आसपास में, उसका कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में नहीं होगा। चलिए अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मेरे पास में कोई एक ट्रायंगल है, यहां पे मैंने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है। मैंने इन तीनों ट्रायंगल्स के ऊपर में चार्जेस रखे हैं, लेट अस सपोज Q1, ये मेरे पास में Q2 है और ये मेरे पास में Q3 है। इनके बीच में कुछ दूरी रही होगी, हम उसको बाद में कंसीडर करेंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई किसी भी चार्ज पर, लेट अस सपोज मैं Q2 पर बात कर लेता हूं कि Q2 पर लगाओ कि कितना फोर्स लगेगा, Q2 पर लगने वाले कितने फोर्सेज होंगे, या Q2 किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने क्या कहा, अगर इसको मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में लिख देता हूं, Q2 लिख देता हूं, यहां पर चार्ज Q2 है, तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि भाई पहले तो मैं ये चार्ज को कंसीडर कर लूं, ठीक है मैं इसको छुपा लेता हूं। बचे कितने चार्जेस, 2 चार्ज बच गए, कौन से, Q1 और Q2। अब इनका इन्फ्लुएंस मैं इसके ऊपर में चेक करूंगा Q2 पे क्या क्या आ रहा है। तो ये मैंने चार्जेस के साइन आपको देता हूं कि सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको समझाने के लिए सबको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। चलिए अब मेरे को बताओ, मैंने इसको होल्ड कर लिया, Q1 से पूछा कि भाई Q1 आप इसको कैसे क्या करोगे ट्रीट, तो उसने कहा भाई मैं इसको क्या करूंगा, सेम साइज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में। तो उसने कहा कि भाई जहां पर चार्ज रखा हुआ है मेरी जो लाइन मिल रही है उसी को आप आगे बढ़ा दो, तो मैं आपको एक रिजल्टेंट एक फोर्स दे दूंगा इस पे लगने वाला। मैंने ये बढ़ा दिया, तो कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि Q2, इसका केस खत्म हो चुका है, Q3 बच गया, तो Q3 से पूछा भाई किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। इसने कहा भाई मैं फोर्स तो लगाऊंगा इसके ऊपर में, क्योंकि मैं भी चार्ज हूं और ये भी चार्ज बॉडी है, और कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि अगर 2 चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जो उनके बीच में लाइन ज्वाइन कर रही हो। तो यहां पर सेम चार्ज है, इसने कहा कि मैं इस चार्ज को इन्फ्लुएंस करूंगा कैसे, इस एक्सिस पे, तो इसने के ऊपर में फोर्स लगा, सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये मेरे पास में किसके ऊपर लगी है फोर्स, सेकंड पर, किसके द्वारा लगी है, थर्ड के द्वारा। तो आपने 9th के अंदर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि जब भी कोई 2 वेक्टर्स होते हैं तो उनका जब भी एडिशन करते हैं तो हम पैरेललोग्राम रूल का यूज करते हैं। पैरेललोग्राम रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास में 2 रूल होते हैं हमारे वेक्टर एडिशन के, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये बार बार हमारी रिपीट होगी जब भी हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आगे जितना भी जाएंगे कंपटीशन लेवल पर इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। चार्ज जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, 2 तरह के एडिशंस होते हैं हमारे पास में। अगर मान लो मेरे पास में एक चार्ज, एक वेक्टर इस तरह से है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की एक टेल होती है और एक उसका क्या होता है, हेड होता है, और एक कुछ पैरामीटर जो स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, उसको मैंने यूज कर लिया, उसी स्केल को बार बार रखता जा रहा हूं। तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो मैं कितनी बार रखूंगा उसको,
4 बार, यानी कि इसका 4 यूनिट में मान लूंगा तो मेरे पास में 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं इतनी लंबी ये क्या बना दूंगा, लाइन बना दूंगा। जितना बड़ा वेक्टर होगा मैं अपना स्केल भी बढ़ा लूंगा कि भाई 1-1 मीटर के मैं स्केल बना लूंगा उसके अंदर में, ठीक है। उसी को बार बार मैं रिपीट करता चला जाऊंगा। तो ये मेरे पास में वेक्टर आ गया। जब भी आप वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे तो उसके पास में क्या होगी, एक क्या होगी, टेल होती है, और एक क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वेक्टर ये ले रखा है और एक वेक्टर को ये है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में कहीं पर फोर्स लग रही है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके दो वेक्टर हैं, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वेक्टर ए मान लिया, इसके ऊपर लगा देंगे एक एरो हेड। ये मान लो बी वेक्टर मेरे पास में, इसके ऊपर में लगा देंगे बी वेक्टर, ठीक है। तो मेरे पास में बी वेक्टर आ गया। चलिए अब क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में जो वेक्टर गिवन है ए है, इसको एज इट इज यहां पर रख लो। ऐसे कैसे, जैसा उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे कैसे इसको यहां पर रख लो पैरेलली। अब दूसरा जो है ना, दूसरे वाले को क्या करो, इस दूसरे वाले को उठा के इसकी जो टेल है पहले वाले के हेड पे रख दो। यानी कि ये ए है वेक्टर मेरे पास में, इसकी टेल जो है वो इसके हेड पे रख दो, ये हो गया, और इसको एज इट इज खींच दो, ये मेरे पास में आ गया। तो ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर आ गया। चलिए इनका काम खत्म हो चुका है, यहां से इसको मिटा देते हैं। तो बेसिकली ट्रायंगल रो यही कहता है कि आपके पास में जो भी वेक्टर्स हैं उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि एक ट्रायंगल के वो दो साइड को रिप्रेजेंट करें। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख लो, और तीसरी जो साइड होगी, यानी कि यहां से जो तीसरी साइड जाएगी मेरी, ये जो तीसरी साइड जाएगी जो इसको क्लोजिंग करेगी इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखिए, ये एक ऑर्डर में चल रही थी, ये एक ऑर्डर में चल रही थी, यानी कि इसकी टेल पे, इसकी हेड पे इसका टेल होना क्या चाहिए था, इसकी हेड पे इसका टेल होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, अपोजिट ले लिया इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर में आ गई है। तो हमें जो ये फाइनल मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा, जो कि इस ट्रायंगल को क्लोज कर रहा होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। और इस रिजल्टेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, ये ध्यान से सुन लेना। आर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस रिजल्टेंट को, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं खाली मैं, केवल मैग्नीट्यूड की। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मैग्नीट्यूड का तरीका ये होता है, आपको इसी की ज्यादा यूज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का ही सबसे ज्यादा यूज करना है। तो पहला वेक्टर है जो ए वेक्टर, उसका स्क्वायर प्लस बी उसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इस पूरे का क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। तो मेरे पास में जब भी मैं आगे से यूज करूंगा रिजल्टेंट फोर्स, में जब भी बोलूंगा रिजल्टेंट कुछ भी बोलूंगा, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि दो वेक्टर्स हैं, उनको हम कैसे ऐड करते हैं, पहले का स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही होता है, 2 बार आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैग्नीट्यूड ही मिलेगा उसका। बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, जो हमारे पास में पहली फोर्स है या फिर पहला वेक्टर है उसका, और दूसरा वेक्टर उनका मल्टीप्लीकेशन, इनके मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास में इनके मैग्नीट्यूड होंगे, और फिर cos थीटा, ठीक है। cos थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब होता है कि आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना डिग्री एंगल है। चीजें समझ आई कि भाई किस तरह से हमको वेक्टर एडिशन करना होता है, ठीक है। फोर्सेस के ऊपर में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको मैं साइड में लिख दूंगा। अभी बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास में दो वेक्टर हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम को इनिशियल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये वेक्टर मेरे पास में, एक ये वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, और दूसरा मेरे पास में ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे हमने उनको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पैरेललोग्राम रूल ये कहता है कि भाई आप जो बेस है, यानी कि ए वेक्टर है, इसी के पैरेलल में एक लाइन ऐसे खींच दो, बी वेक्टर है बिल्कुल ऐसे कैसे, इसका पैरेलल यहां बना दो, ये बन गया, और ये मेरे पास में ये हो गया। तो जो तीसरी साइड जो इनका डायगोनल होगा, यानी कि ये डायगोनल इसको मीट करवाए इन द अपोजिट ऑर्डर, ये मेरे पास में देखो, इसकी टेल यहां पर होगी और इसका हेड कहां होगा, ये होगा इसका हेड। तो ये जो वेक्टर मेरे को रिप्रेजेंट करके देगा वो मेरे पास में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये पैरेललोग्राम जो रूल है वेक्टर एडिशन का, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कर रहा हूं मैं, को इनिशियल वेक्टर बोले। को इनिशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहीं से दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं मेरे, शुरू हो रहे हैं, ये ए वेक्टर ये वाला और बी वेक्टर ये, और इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, जो भी इनको क्या करेगा, यहां से इसके पॉइंट से इनिशिएट होकर, यानी कि इनका डायगोनल जो होगा वो उसके रिजल्टेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब बात करें कि रिजल्टेंट को निकाले कैसे भाई, तो रिजल्टेंट का भी यहां पर पैरेललोग्राम रूल में भी वही फॉर्मूला होता है, कौन सा, रिजल्टेंट इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड प्लस में सेकंड का मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा।
ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होता है, वेक्टर एडिशन और वेक्टर की जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं इजीली हम इसे यूज कर लेंगे। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए अब यहां पर बताओ मेरे को कि जैसे मैंने यहां पे दो फोर्सेज लिखी हुई हैं, यहां पर दो फोर्सेज के बारे में मैंने लिखा है कि F12 जो मेरे पास में है ये, और यहां पर मेरे पास में कौन सी फोर्स आई थी, F23। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो फोर्स लगेगा, उसी को कंसीडर करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप देखो मैं एक फोर्स इस पे लगा रहा हूं, ये इधर जा रहा है, एक फोर्स मैं डस्टर पे लगा रहा हूं, क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को एक साथ जोड़ सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फोर्सेस को हम केवल और केवल तब ऐड कर सकते हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रही हो। भाई ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ये इस मार्कर पर लग रही है, और ये मैं फोर्स इस डस्टर पर लगा रहा हूं, दोनों पे लगने वाले फोर्स अलग है, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर नहीं है। ये पॉइंट की बात करूं तो ये दोनों फोर्सेस कहां लग रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ उसके ऊपर में लगेगी, यानी कि दोनों फोर्सेस को मैं अपने कंसिडरेशन में ले सकता हूं। फिर से बात कर रहा हूं मैं कि जब भी आप फोर्सेस को कंसीडर करोगे तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, केवल वही कंसीडर करोगे। ये नहीं कि भाई इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा था इधर, तो मैं उसको भी कंसीडरेशन में ले आऊं, नहीं, वो अलग है, ये अलग है। जैसे वही बात कही मैंने कि एक फोर्स इस मार्कर पे लगाई, एक फोर्स मैंने इस मार्कर पे लगाई, क्या इन दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में लगने वाला अलग पॉइंट है, इस पे लगने वाला अलग पॉइंट है। लेकिन हाँ, ऐसे करता मैं कि ये दोनों फोर्सेस मैं ऐसे ले आता और यहां से मैं इस पॉइंट पर लगाता ऐसे फोर्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस आती है, एक इधर चली जाती और एक नीचे की साइड में, यानी कि ऐसे, यानी कि एक ही पॉइंट पे लग रही है दोनों फोर्सेस, और दोनों क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हम दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन में ला सकते हैं, उनका हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करें यहां पर, तो ये कुछ ऐसा है कि ये कोनिशियल वेक्टर बन रहे हैं भाई, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर फोर्स लग रही है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? अगेन आप इसका क्या बना लोगे, पैरेललोग्राम रूल। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि भाई आपका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जैसे डस्टर की बात की थी, एक का फोर्स इधर ले गया था, एक का फोर्स इधर ले गया था, दोनों को लगा देंगे तो बेसिकली कहां जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा। तो वही इस चार्ज के साथ में कि अगर इस चार्ज पे ये दो फोर्सें लग रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि चार्ज कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन मूव कर जाएगा। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से, आर रिजल्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगेन हमारे पास में वही तरीका कि आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो खाली मैं आर लिखता हूं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड है उसका, या फिर मैं आर को ऐसे मोड में लिख दूं तो भी उसका मतलब है, वेक्टर का मोड लिख दूं तो उसका भी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं खाली ये लिखूं आर तो इसका मतलब है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो मैं आगे से कभी भी ऐसे लिखूं आर खाली तो इसका सीधा मतलब समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और मैं मोड भी लिख देता हूं तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन खाली मैं बिना मोड के या कैप लगा के यहां पे बात करूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए मैं यहां पर इसको रख करके यहां पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को जल्दी से। तो आपने निकाला भाई इसके ऊपर में क्या क्या फोर्स लगे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स। तो आपको पता था कि अगर मैं इस फोर्स को ए मान लूं, ये मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में जो लगने वाला वो बी वेक्टर है। तो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं कि भाई इनका वेक्टर सम कैसे आता है, तो वेक्टर सम आएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी, और दोनों के एंगल के बीच में जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है इसको क्या बोलोगे आप, थीटा बोलोगे, क्योंकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में दोनों एंगल है। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि ये मेरे पास में ए को मैं क्या लिखूं, F23 ये फोर्स, इसका अब यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सिर्फ आप इसको क्या करोगे, अगर दो बार भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या आता है, हमारे पास में मैग्नीट्यूड ही आता है। यहां पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या आएगा, F21 का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ F23 इंटू में F21, और दोनों के बीच में जो एंगल था कोस थीटा आ गया। और यहां से आपको इसको क्या कर देना, रूट कर देना। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में वही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो चीज समझ आई कि कहां पर कैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं, कैसे उसका हम यूज करेंगे, और हमारा पैरेललोग्राम रूल यूज क्या करेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल है वो सबसे ज्यादा यूज होगा आपके जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, आगे जब और चीजें पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही रूल है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि भाई क्या पैरेललोग्राम रूल होता है और ये कहां से आता है, हमारे ट्रायंगल रूल जो होते हैं
ये वेक्टर एडिशंस के लिए यूज होता है। डायरेक्टली हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये वेक्टर क्वांटिटीज थी, तो हमें इसके वेक्टर एडिशन की तरफ ही जाना चाहिए। चलिए ओके, तो चीज़ें मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको। सुपरपोजिशन थ्योरम या इससे रिलेटेड जितना भी होगा, तो इससे बाहर कुछ भी आपका बनेगा नहीं। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जो बची होगी हमारे न्यूमेरिकल्स में वो सारी यूज होती चली जाएंगी। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं। आपने अभी तक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के बेस में चलते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली अल्टीमेटली जो एम है वो आपके कॉम्पिटिटिव फाइट करवाने के लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या आप इसी तरह से क्लासेस देंगे क्या? मैं बिल्कुल आप लोगों को सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज मिल सके। ठीक है, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप कोचिंग ले रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा मेन मोटिव आपको नॉलेज गेन करवाना, ताकि चीज़ों को आप इतनी डेप्थ में पढ़ लो कि आप जब एग्जाम के अंदर में जाके बैठो तो आपका बेस इतना रेडी हो जाए कि कैसे भी घुमा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा। मैं पूरी आपके जितने भी लेक्चर्स बनते हैं, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, सब टॉपिक्स के ऊपर मैं बिल्कुल डेप्थ से आपकी स्टडी करवाऊंगा। और आपका NTSC हो, आपका IJS हो, आपका KVPI एग्जाम हो, जो 11th में आप देंगे, सब आप इजीली क्रैक कर लोगे। मैं फिजिक्स के लिए आपको 100% इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस मिलेंगी हर एक टॉपिक के बारे में और डेप्थ नॉलेज के साथ में। प्रैक्टिस सेट भी आपको उसके साथ साथ में करवाता रहूँगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी को अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन हमें लिखना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू गिव a charge of 2 microcoulomb, a charge of 2 microcoulomb। ठीक है, इसी के अंदर में लिख लीजिए will it affect mass of body, will it affect mass of body, will it affect mass of body and if how much। यानी कि आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपके पास में एक बॉडी है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि उसके पास में 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में निकाल रहा हूं, मैंने कहा कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज मेरे को निकालना है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपके पास में एक बॉडी है, उसके पास में +2 माइक्रोकूलम चार्ज आपको लेके आना है। यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज कितना लेके आना है, Q हमें 2 माइक्रोकूलम लेके आना है। ठीक है, तो यहां से आपको सीधा सीधा एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि भाई मैं अगर यहां से चार्ज निकाल रहा हूं, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आपका बेस इतना तैयार हो गया होगा कि आप मेरे को इजीली बता दोगे कि प्लस आने का मतलब क्या होता है। तो प्लस आने का मतलब है कि उसके पास में क्या हो गई है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब निकल के एक बॉडी से दूसरी पर चले जाते हैं तो जिसके पास में गए हैं वो तो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, और जिससे निकल के गए यानी कि जिसके पास में गड्ढे बन गए हैं, जिसके पास में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वो कैसा चार्ज ले लेता है, मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो यहां पर किस तरह का चार्ज ले लेगा, बॉडी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में आप मेरे को ये बताओ कि कहीं कोई ऐसा रिलेशन था, वहां पर हमने पढ़ा था कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ, बिल्कुल आपने सही कहा। वहां पे आपने पढ़ा था कि जो भी चार्ज आता है वो क्वांटाइज जाता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेसिक चार्ज पर जाता है। तो यहां से आपने पढ़ा था Q = Ne, जहां पर N क्या था मेरे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था, उस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो यहां से आपने निकाला कि 2 कूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहां पर N और E के यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहता है। अब छोटी सी यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको फॉलो करते रहना आगे तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। जब भी आप अपने क्वेश्चन को शुरू करो ना, जो भी आपके पास में गिवन डाटा है उसको कोशिश करो कि आप SI यूनिट में लिख लो।
SI यूनिट में लिखने का मतलब है कि यहां पर मेरे पास में 2 माइक्रो कूलम्ब था, लेकिन जब हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था तो हमारे पास चार्ज की यूनिट क्या बताई थी, मैंने कूलम्ब बताई थी, यानी कि यहां पर तो ये हमारी SI यूनिट नहीं है। हाँ, उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है ये, लेकिन उसकी SI यूनिट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा कोशिश करना कि आपको जो गिवन डेटा है वहीं से आप अपनी कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो जो होता है इसको हम म्यू से लिखते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, और इसकी होती है 10⁻⁻⁶। मिली में आप लिखोगे तो मिली में होता है अपना कितना, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10⁻⁻3, और जो हमारे पास में यूज होगा दूसरा वो होगा नैनो, n से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻⁹। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें कौन सी है, मिली इतना यूज नहीं होता है, माइक्रो और नैनो ही हमारा यूज होता है इसके अंदर में। फिजिक्स के अंदर में सबसे ज्यादा यही चीज हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे। 2 लिखा मैंने, माइक्रो हटाना है, कूलम्ब तो मुझे पता है भाई यूनिट है, तो माइक्रो हटाओगे तो माइक्रो हट के कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶। कूलम्ब हमारी ऐसा यूनिट है, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, यानी कि ये बच गया क्या, कूलम्ब। बस क्वेश्चन हमारा खत्म। यहां से हम क्या करते हैं, दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे, क्या 2 × 10⁻⁻⁶। तो यहां से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, ये मेरे पास में आ जाएगा 2 × 10⁻⁻�6, ये नीचे आएगा तो 1.6 × 10⁻⁻19, और आप इसको सोल्व करके लेके आओगे तो ये आपकी वैल्यू लगभग आएगी 1.2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक बॉडी से, जैसे ये 2 बॉडीज मैंने बात करी थी जब आपको लास्ट टाइम में पढ़ा रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे निकल के जा रहे हैं इधर से, तो ये जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जो निकलते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर क्या करते जाएंगे, डेफिशिएंसी क्रिएट करते जाएंगे। तो कब इतनी चार्ज हमारे पास में आएगा, इसका मतलब है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के इस बॉडी पर चले गए, यानी इस बॉडी से निकले और इस बॉडी पर चले गए, तो यहां पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। कितनी, इतनी हो जाएगी 1.2 × 10⁻13। तो बेसिकली इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना, 2 माइक्रो कूलम्ब। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा था इसने, अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से अपना इधर मूव कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर में मास जो था वो भी इसका चेंज होगा। अब इलेक्ट्रॉन का आपने मास पढ़ा होगा कि कितना होता है, 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम होता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जा रहा है तो अपने कुछ ना कुछ मास को भी अपने साथ में लेके जा रहा है। अब मेरे को ये बताओ कितने गए थे भाई, 1.2 × 10⁻13, इतने इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए, तो हर इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, 9.1 × 10⁻13। तो इतने निकल गए तो कितना मेरे पास में मास चला गया। तो आप इसको क्या करोगे, जितने भी गए हैं उसके साथ में एक पर्टिकुलर का मास मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, कितना मास उसका चेंज हो गया। कैसे, देखिए यानी कि हमारे पास में मास की बात करें कि कितना मास चेंज हुआ है, मास चेंज की बात करें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए थे, 1.2 × 10⁻13, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मास होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में बेसिकली आ जाएगा कि कितना आपका मास में चेंज आया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली कंसेप्ट यही था कि भाई डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज आया तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। तो यहां अब मेरे को ये बताओ कि मास कम होगा या ज्यादा होगा उस बॉडी का। भाई पॉजिटिव चार्ज आया तो सीधी सी बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे उससे, तो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो वहां पर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो मास इतना जो आएगा हमारे पास वो क्या हो गया है, कम हो गया है। चीज समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा मास भी हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मास भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और हाई लेवल पर चलते हैं। हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल पर क्वेश्चन था जो हम शुरू में हमने पढ़ा था, चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, वहां से एक उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ के थोड़ी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, थोड़ी सुपरपोजिशन थ्योरम्स का यूज करते हैं, और अपने क्वेश्चन को, अपनी जो स्टडी है उसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, कितना मास उसका कम हो गया है, आपको इजीली निकल जाएगा कि भाई डेफिशिएंसी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए हैं, तो हमारे पास में मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस चीज के बारे में पढ़ा भी था, यहां पर उसका क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया उसके लिए। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके सभी एक्सिस पर, सभी जो वर्टिस है,
सभी वर्टिस है उस पर 2 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा हुआ है, +2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर भी +2 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है। और सभी के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन डाली हुई है 5 सेंटीमीटर। सभी के बीच में कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस किसी भी एक चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स फाइंड करनी है, किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर में आपको फोर्स फाइंड करके मेरे को बतानी है। चलिए शुरू करें। अगर कोई कर पाएगा तो ठीक है, पॉज कर लेगा उसको और आगे बाद में जाके देख लेगा इस चीज को। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं। बहुत इजी है, अभी आपने चीजें पढ़ी थी। पहला काम तो मुझे क्या करना है भाई, गिवन क्या मेरे पास में, मान लो ये मेरे पास में चार्ज Q1 है, इस चार्ज को मैंने Q2 मान लिया है, और ये चार्ज को मैंने क्या मान लिया है? Q3 मान लिया। पहला काम तो मुझे क्या करना है, सभी जो यूनिट्स हैं, सभी जो गिवन मेरे पास में डेटा है उसको किस में कन्वर्ट कर लूं? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए। क्योंकि ज्यादातर गलतियां कहां पर होती हैं? जब आप क्या कर लेते हो, क्वेश्चन के अंदर में यूनिट्स को ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। चलिए, तो पहले हम बात करें कि इस चार्ज के ऊपर में मैं एक चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस सपोज कि मैं Q1 चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। ये मैं Q1 को अंदर लिख लेता हूं, 2 माइक्रोकुलाम, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई ये प्लस तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे की साइड में। अब चीजें देखो कितनी सिंप्लीफाई होती आ जाएंगी आपके साथ में। ये पॉजिटिव, इस पे लगने वाला फोर्स इसके थ्रू इधर जाएगा। इसके फिक्स कर लिया हमने। इससे पूछा भाई कहां फोर्स लगाओ, बोले इस साइड में लगाओ। बोले ठीक है भाई लगा दो, आप इधर लगा दो, सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि ये फोर्स 1 किसके कारण में? 2 के कारण में। ये फोर्स किसके कारण में? 1 पर किसके कारण? मेरे पास में 3 के कारण आ गई है। तो इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा भाई, बताओ? तो आपने अभी जस्ट कहा था कि भाई मेरे पास में पैरेललोग्राम रूल बनेगा यहां से। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है मेरे पास कि आप क्या बना दो, एक पैरेललोग्राम बना दो, और जो यहां पर डायगोनल होगा इनका, ये जो डायगोनल बनेगा वो मेरे को क्या बताएगा? सीधे नहीं बनी क्या? चलिए सीधे बना देते हैं, अभी भी नहीं बना। चलिए कोई नहीं, आप इसको मान लीजिए ये मेरे पास में रिजल्टेंट फोर्स आ गया F, जिसको मैं फाइनल फोर्स F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या FR से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आपको ये पता है कि भाई जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? FR F12 प्लस F13, यही आएगा वेक्टर का, और ये भी वेक्टर होगा। लेकिन क्या आपको F12 पता है भाई? नहीं पता। क्या F13 पता है? नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि कूलम्ब्स लॉ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहुंचे हम कूलम्ब्स लॉ के पास में कि भाई देखो फोर्स हमने अपने 9th की जितनी नॉलेज थी वो हमने यहां पर लगा दी है। अब आप थोड़ी हमारी सहायता करो, आप हमें बता दो कि F12 कितना होगा और F13 कितना होगा हमारे पास में। चलिए, तो यहां पर मैं वेक्टर एडिशन की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या वैल्यूज आएंगे मेरे पास में? आपने अभी पढ़ा था कि जब भी आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, खाली बिना मैग्नीट्यूड इसके वेक्टर के लिखूंगा, पहले का स्क्वायर यानी कि F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस F12 F13 बाहर ट्वाइस, और ये मेरे पास में cos थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आ जाएगा, ये एंगल जो होगा। अब ये बताओ मेरे को एंगल कितना होगा? ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60 होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास में? 60 डिग्री। यानी कि F12 और F13 के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम कि भाई ना तो हमें F12 पता ना हमें F13 पता, हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, हमें तो इसकी वैल्यूज भी पुट करनी है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे चलते हैं। मैंने पूछा भाई आप बताओ मेरे को गिवन डेटा से कि भाई Q1 की वैल्यू कितनी है? तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास में 2 माइक्रोकुलम्ब है। लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन में गलती ना हो तो शुरू से हम क्या लेके चलेंगे इसको, SI यूनिट, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइक्रो। बताओ जल्दी कितना था? बिल्कुल -6 कूलम्ब आ गया। ठीक है, Q2 के पास में गया, Q2 ने कहा भाई मैं भी +2 माइक्रोकुलम्ब हूं। बोले ठीक है भाई आपको भी चेंज कर देते हैं, 10 की पावर 6 कूलम्ब। Q3 के पास में गया, Q3 ने भी कहा मैं भी 2 माइक्रोकुलम्ब हूं, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी कि हमने इन सब वैल्यूज को क्या कर दिया, यहां पर चेंज कर दिया, अपनी SI यूनिट में लेके आए। लेकिन अभी भी डिस्टेंस देखो दोनों के बीच की, तो डिस्टेंस किस में थी? यानी कि R जो थी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसको भी तो कन्वर्ट करो भाई, SI यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। तो यहां पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर यहां पर आ जाएगा हमारे पास में। कुछ एक का डाउट होता है कि 10 की पावर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं यूनिटरी को।
यानी कि हम 10 की पावर में अब रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उन चीज़ों के साथ में कैलकुलेट करना ठीक है। तो मैं बात करूं F12 फोर्स की, F12 फोर्स की बात करूं तो ये मेरे पास में F12 बताओ जल्दी से किस किस के बीच में लगा है, चार्ज Q1 और Q2 के बीच में। तो आपने लिखा कि भाई K मेरे पास में कांस्टेंट था, K जो 1/4πε0 होता है, उसकी वैल्यू ये Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R², दोनों के बीच में जो सेपरेशन था। ठीक है, तो यहां पर आपने वैल्यूज को पुट किया। K की वैल्यू कितनी थी, आपने पढ़ा था अभी जस्ट 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 इंटू कितनी आई है, 2 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और मेरे को जल्दी से बताओ R की वैल्यू कितनी थी, तो R की वैल्यू आपके पास में आई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को इसको इतना बड़ी वैल्यू आ गई है, कैसे सोल्व करें, दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो बड़ा वैल्यू आ गया, दिमाग का खिचड़ी पक गई है। बिल्कुल आसान है इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की इक्वेशन जब भी आपके पास में आ जाए, इस तरह का लीनियर जो इक्वेशन आ जाए, आपको उसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूं कि जितने भी हमारे पास में 10 की पावर्स होती हैं उनको एक तरफ कर लो, और जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 9 2 या जो भी हमारे पास में वैल्यूज होती है उनको आप एक साइड में कर लो। कैसे, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। तो मैंने 9 दिखा मेरे को, ये मेरे पास में क्या है, नंबर जो है वो 9 है, मेरे पास में 9 था, एक 2 है और दूसरा 2 है, यानी कि इन नंबर्स को मैं एक साथ में लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिख लिया 9 इंटू 2 इंटू 2, और जो भी मेरे पास में 10 की पावर है उनको एक साइड में ले जाओ। ये मेरे पास में 10 की पावर थी, इनको एक साइड ले जाओ, इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इनको सबको एक साइड ले गया मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ भाई। नीचे जब आओगे तो आपके साथ में वही चीजें कि भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई में है, तो 25 इंटू ये पावर भी क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ये पता है नहीं भाई, जब ब्रैकेट में होती हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो ये क्या हो गया, 5 का जो स्क्वायर है 25 आ गया, और 10 की पावर माइनस 2 है, उसका क्या आएगा मल्टीप्लाई के बाद में 4 हो जाएगा। अब हमारे पास में यहां से क्या होगी, यहां से आप इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 9 18 और ये आ गया 36, तो ये आ गया 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, अब ऊपर मेरे को बताओ 10 की पावर्स को, तो आप चाहो तो इस पर 10 की पावर जो नीचे है इसको भी ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की 4 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा के ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि नीचे माइनस में थी तो ऊपर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगा। ठीक है, बेस हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। चलिए अब देखो पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपने पढ़ा होगा कि बेस हमारे सेम हो, 10 10 10 सभी के बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि 9 और 4 13 प्लस में, और माइनस की कितनी है 12 आ गई है। तो आप जब इसको पूरे को जोड़ोगे 9 में से 6 गए 3, -3 और 4 1, यानी कि आपके पास में फाइनल क्या बचेगा, 10 ही बचेगा, यानी कि 10 की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, तो ये आपके पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका जो भी वैल्यू होगा उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली ये जो मेरे पास में रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन वेक्टर के ऊपर में लगने वाली फोर्स है वो आएगी 72 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये जो फोर्स लग रही है किसी भी एक पॉइंट के, हमने कौन सी कंसिडर की है, F12 की है, F12 मैंने कंसिडर किया तो कितना आया 72/5 आया। अब जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को F13। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी F12 वो भी हमारी सेम आएगी, और F13 आएगी वो भी हमारे पास में, दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास में, 72 डिवाइडेड बाई 5 रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस हमारी क्या हो जाएंगे इस केस में, सेम हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस हमारे क्या है, सेम है, इसलिए हमारे दोनों फोर्सेस क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। चलिए अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये कैलकुलेशन हो चुकी हैं। यानी कि बेसिकली आपको देखो फंडामेंटली वो चल रहा है कि फोर्स हमारा क्या था, इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट में हमने लिख लिया F12 F3 ये सब चीजें, लेकिन ये हमें पता नहीं था, तो हम किसके पास में गए, कूलम्ब्स लॉ के पास में गए। उन्होंने हमारी सहायता करी कि भाई आपके पास में एक रूल है, दो चार्जेस आपके सेपरेटेड हैं, तो क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई करके और दोनों के क्या करो, जो डिस्टेंस है उनसे स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए हमने यहां से फाइंड कर लिया कि भाई हमारी जो F1 है यही हमारी F2 होगी, क्योंकि दोनों हमारे पास में फोर्सेस क्या हैं, सेम है। तो आप इसको बोल सकते हो कि मैं इस फोर्स को बोल दूं कि ये मेरे पास में F है, सभी को आपने F मान लिया। चलिए ठीक है, तो F की वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो रिजल्टेंट मेरे पास में क्या आएगा, FR,
तो ये हो गया एफ स्क्वायर, F13 की वैल्यू रखोगे ये भी एफ स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ इंटू एफ और cos 60, क्योंकि भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री तो है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं सेम, सॉरी अपोजिट एंगल क्या होंगे सेम, तो यहाँ पर cos 60 आ गया मेरे पास में। आप इसको सोल्व करो, एफ आर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रूट था इसके ऊपर में, तो ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर, ठीक है। और ये कितनी होती है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ी होगी ना आपने, जल्दी से बताओ, 1/2, वेरी गुड, ये मेरे पास में 1/2 आ गई है। तो यहां से मेरे पास में एफ आर कितना आ गया, ये आप जब सोल्व करोगे तो √3 एफ आ जाएगा, यही आएगा ना भाई। देखो 1 2 और यहां से ये कटेगा तो ये एफ स्क्वायर 3 हो गया, √3 आ गया, और एफ स्क्वायर था तो उसका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा हमारे पास में। चलिए अब यहां से आपको पता है कि एफ की वैल्यू कितनी थी, यानी कि रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, आगे फोर्स आ गई है, एफ की वैल्यू हमें पता है, तो आप इजीली इसके अंदर में रख सकते हो, जैसे √3 × 72 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि इसके ऊपर में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बेसिक्स क्या थे वो चीज़ें आपने समझने की कोशिश की है, अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिवाइंड करना और दोबारा से समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस तैयार करेगा ये क्वेश्चन, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसी क्वेश्चन के बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। मेन कंसेप्ट था कि एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम रूल से करेंगे। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि भाई हमारे पास में जो भी दो वेक्टर आप ऐड करोगे तो उनका ऐड करने का मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है। आपने वही चीजें आपने फॉलो करी, हमें फोर्स नहीं पता था तो हम कूलम्ब्स लॉ के पास में गए, यानी कि बेसिकली दो चीजों का आपने यहां पर यूज किया। पहला कौन सा, एक हमारे पास में हमने यूज किया वेक्टर एडिशन, ठीक है, और दूसरा हमने किसकी सहायता ली है इनको सोल्व करने के लिए, कूलम्ब्स लॉ की। तो यही आपको अप्रोच रखनी है जब भी आप आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, सबके अंदर में आपको यही अप्रोच रख के आगे बढ़ना है क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट हमारा, उसके बाद में हम इसको वाइंड अप करेंगे और बाकी बचेंगे क्वेश्चन वो हम बाद में देख लेंगे इसके अंदर में, ठीक है। चलिए एक बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 2 चार्जेस -q एंड -3q, -q एंड -3q free to move, third charge is placed to bring the system in equilibrium. Third charge is placed to bring the system in equilibrium. Where the charge should be placed? Where the charge should be placed? Where the charge should be placed and what will be its location, कि कहाँ रखेंगे हम, किसके बीच में रखेंगे, ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बच्चे को समझ नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछना चाह रहा है, कैसे सोल्व करें इसको। बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको आज बताऊंगा और एक थंब रूल आपको बता दिया जाएगा, उस थंब रूल के बाद में आप इजीली कुछ भी दे दो आपको क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई आपके पास में दो चार्जेस रखे गए, कौन कौन से हैं, एक मेरे पास में रखा गया -3q चार्ज और एक मेरे पास में रखा गया है, ये मैंने एक चार्ज मान लिया, एक मेरे पास में रखा गया -q चार्ज, ये दो चार्जेस रखे गए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई मेरे को ये बताओ कि मैं इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम में लेके आना चाहता हूं इस सिस्टम को, तो क्या करना चाहिए मेरे को। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप चार्जेस अभी पकड़ के रखे हुए हैं, ये देखिए दोनों चार्जेस मैंने पकड़ के रखे हुए हैं, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये क्या अपोजिट नेचर है, तो क्या करेंगे, ये भाग जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास में दो चार्जेस रहें, आप उनको छोड़ो तो वो अपनी पोजीशन को ना छोड़ें, जहां पर है वैसे के वैसे बने रहें, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर से बताता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है कि आप दो चार्जेस को जहां रखे हैं वहीं के वहीं छोड़ो, तो एक दूसरे को रिपेल ना करें, ठीक है। ऐसे सिस्टम के अंदर में हमें कि तीसरे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चार्ज मुझे कहां प्लेस करना है,
तो उसके लिए 6 हमारे पास में लोकेशंस आ जाती है, 6 टाइप हमारे बनते हैं, जिसमें से एक टाइप हमारी सही रहेगी, बाकी जो 5 जो टाइप रहेंगी वो हम इसके अंदर में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले मेरे पास में, मुझे नहीं पता किस तरह का एक क्वेश्चन के अंदर में ये और मेंशन करने वाला, व्हाट टाइप ऑफ नेचर, व्हाट नेचर ऑफ द चार्ज शुड बी प्लेस्ड, व्हाट नेचर ऑफ चार्ज शुड बी प्लेस्ड। पहले मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज के लिए। अब यहां पर देखो, इस केस के अंदर में ये नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से रिपेल होकर भाग जाएंगे, यानी कि हमारा सिस्टम अभी भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं पहले केस में नेगेटिव को कंसिडर करके चल रहा हूं, यानी कि नेगेटिव चार्ज को मैं लेके चल रहा हूं। पहले केस में नेगेटिव चार्ज को लेके चल रहा हूं। पहली पोजीशन नेगेटिव चार्ज की मैंने यहां पर रखी, यानी कि ये मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया यहां पर। पहला पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन यहां पर रहेगा, तीसरा पोजीशन यहां पर रहेगा मेरा। तो मेरे को ये बताओ कि भाई इस चार्ज पे ये फोर्स कहां लगाएगा, इस चार्ज पे ये वाला फोर्स कहां लगाएगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये चार्ज यहां भाग जाएगा भाई। ठीक है, ये चार्ज इस चार्ज पर कहां फोर्स लगाएगी, देखो अपोजिट नेचर है, तो इस चार्ज पे ये इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, इस चार्ज, यानी कि ये इसके ऊपर में धक्का मारेगा और इधर चला जाएगा। क्या मेरा सिस्टम स्टेबल हुआ? नहीं, क्योंकि अभी भी चार्ज क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल करके जा रहे हैं, यानी कि सिस्टम इस पोजीशन पे तो भाई स्टेबल नहीं होगा। बात करें अब इस पोजीशन पे आ जाओ, बीच वाली पोजीशन पर। बीच वाली पोजीशन पर हम आए, तो बीच वाली पोजीशन पर मैंने रखा, ये नेगेटिव रख दिया दोबारा से। अब बताओ ये वाला इसको कहां धकेलेगा, ये वाला चार्ज इसको कहां करेगा, ये रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वाला जब बात करेंगे तो ये वाला कहां रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, क्या ये स्टेबल हुआ मेरा सिस्टम? अभी भी पूरे सिस्टम के अंदर में क्या चल रही है, रिपल्शन चल रही है। इस केस में ले आऊं मैं यहां पर नेगेटिव रख दूं तो तीसरे केस के अंदर में, यानी कि इस केस में भी मैं इसको यूज नहीं कर सका। ठीक इस केस में भी सेम हमारे नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कोई भी हमारा रिजल्टेंट यहां पर नहीं आएगा, यानी कि सिस्टम हम नेगेटिव चार्ज के साथ में इसमें यूज नहीं कर सकते। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, जब दोनों चार्जेस मेरे नेगेटिव हो। अभी बात करेंगे कि एक नेगेटिव पॉजिटिव हो तो क्या करें, दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करें, लेकिन मैं इससे आपको एक थंब रूल बता दूंगा, आप कहीं पर भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज को रखने की, मैं बात करता हूं अब पॉजिटिव चार्ज को रखने की। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां पर रख लिया। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव रखे हुए थे, यहां से इसको रब कर देते हैं। ये हमारे नेगेटिव का खेल खत्म हो चुका है, नेगेटिव हमारे किसी काम के नहीं। अब मैं पॉजिटिव चार्ज को सबसे पहले यहां पर प्लेस करता हूं, इस पोजीशन पर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि -3 का इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, -3 का इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या इन्फ्लुएंस होगा, अपनी तरफ खींचेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा। अब मेरे को बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इस वाले का क्या इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही कहा, ये भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या इस पोजीशन पर सिस्टम हमारा स्टेबल हो पाया? आंसर इज नो, यानी कि हमारा चार्ज यहां पर भी स्टेबल नहीं हो पाया, हमारा सिस्टम यहां पर भी क्या नहीं हो पाया, स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, चार्जेस मूव करना शुरू करें। स्टेबल तब होता, इक्विलिब्रियम पे तब होता जब ये चार्ज यहां पर मूव ही नहीं करता, कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन वहां पर नहीं होती। अट्रैक्शन रिपल्सन होती, लेकिन वो एक स्टेबल कर देती सिस्टम को, इधर उधर मूव करवाने की कोशिश नहीं करती उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैं इधर वाले केस पे आ जाता हूं। मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया भाई। अब बताओ ये वाला फोर्स कहां लगेगा, इसके ऊपर में ये वाला फोर्स कहां लगाएगा, यहां पर ये फोर्स लगाएगा कहां, इस डायरेक्शन में, सॉरी ये वाला फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन, और ये वाला कहां लगाएगा, इसके ऊपर में फोर्स, इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां पर भी हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल रह गया। ठीक है, यहां पर भी हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल रह गया। ठीक उस तरह से यहां पर भी हम बात करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो ये अपने को रिपेल करेगा, और ये अपने को, सॉरी यहां पर हमारे पास में इस पोजीशन को हम अभी कंसीडर करेंगे। दोनों पोजीशन हमने क्या करी, कैंसिल आउट कर दी, यानी कि ना यहां पर काम दिया ना यहां पर काम दिया। अब बात करें इस पोजीशन पर, अगर मैंने चार्ज को इस पोजीशन पर रख दिया है, ये दोनों केसेस मैं खत्म कर देता हूं, यानी कि ना यहां पर हम यूज करेंगे और ना यहां पर यूज करेंगे। अब लास्ट केस हमारे पास में ये बच गया, यानी कि हमने कितने केसेस पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, एक लास्ट केस बचता है। उस लास्ट केस के बारे में देखो, मान लो मैं यहां पर इन दोनों के बीच में एक प्लस चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो देखो इसके अंदर में क्या क्या हमारे पास में इफेक्ट आएंगे।
ये मेरे पास में जो चार्ज है यानी कि -3 और +q, ये क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, यानी मैं पहले इस चार्ज के कंसिडरेशन में लेके आता हूं इस चार्ज को, कि भाई इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इस चार्ज पे इस चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस होगा, बिल्कुल सही कहा कि ये अपनी तरफ में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कौन, +q चार्ज। जो +q होगा उसको मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करूंगा और जो हमारे पास में -q यानी कि होगा उससे मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब -q से मैं बात करूं, इसके ऊपर में -q क्या करेगा भाई, तो ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसको इधर धकेल देगा। तो बैलेंस हो गया भाई। ठीक है, यानी कि इतना ही हमारे पास में फोर्स ये लग रहा है और हमारे पास में कुछ फोर्स इस साइड में लग रहा है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस फोर्स हो गई है। ठीक है, अब मैं बात करूं इस केस के ऊपर में, यहां पर आ जाओ, +q के ऊपर में क्या इन्फ्लुएंस होगा चार्जेस का, इस वाले को मैं एक विंडो मेजर बंद कर देता हूं। चलिए, +q के चार्जेस की बात करें तो मेरे पास में एक -q बच गया अदर देन दिस, एक -3 q चार्ज बच गया। तो क्या करूं मैं इसके अंदर में, इस चार्ज के ऊपर में क्या करूं, इसका इन्फ्लुएंस देखूं। तो भाई मैंने पूछा भाई कैसे इफेक्ट करोगे, तो बोला भाई मैं आपको अपनी तरफ क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। तो इसने कहा भाई ठीक है अट्रैक्ट कर लो, ये -q के थ्रू लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ब्लैक है तो मैं उसके लिए आपका एक ही ब्लैक सेम यूज करेंगे। अब इस चार्ज पे इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, इसने कहा भाई मैं आपको इधर अट्रैक्ट करूंगा, यानी कि ये भी क्या हो गया मेरे पास में, बैलेंस्ड हो गया। बात समझ आइए कि मैं इस चार्ज की बात करूं, इस चार्ज के ऊपर में कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक -q और एक मेरे पास में -3, दोनों को मैंने यहां पे यूज कर लिया, तो ये इधर इफेक्ट कर रहा है और ये इसको इधर खींच के लेके जा रहा है। ये किसके थ्रू लगी है, ये -3q की लगी है। तो हमारा सिस्टम क्या है, दोनों हमारे पास में, मान लो मैं ऐसे बात करूं कि एक मार्कर था, इसको मैं एक डायरेक्शन में लेके जाऊं, ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इधर ही जाएगा ये, इसके ऊपर में मैंने फोर्स लगाया इधर ही जाएगा ये, लेकिन मैंने दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए तो क्या करेगा, ये यहीं की यहीं रुका रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। तो यहां पर किस स्टेट में खड़ा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है हमारे पास में, तो ये मेरे पास में स्टेबल हो चुका है। तीसरा बच गया इस चार्ज के ऊपर में, भाई स्टेबल तो सभी चार्जेस को होना पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम तो सभी चार्ज को आना पड़ेगा, एक भी डिस्टर्ब हो गया तो हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में -q आया, इसके ऊपर में मैंने इन्फ्लुएंस चेक किया, मैंने +q से पूछा कि भाई आप इसके ऊपर में कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, बोला भाई मैं, ये माइनस है ये प्लस है, मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। इसको मैंने ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर दिया इसके, ये किसने लगाई, +q ने लगाई है। दूसरा मैंने कहा कि भाई एक चार्ज और बच गया, इसका खेल तो खत्म हो, अब -3 से पूछो। तो -3 ने क्या कहा कि भाई मैं इसके ऊपर में फोर्स लगाऊंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, इसको धकेलने के लिए, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा देगा। तो हमारे पास में आप देख रहे हो कि जब मैंने दोनों चार्जेस को यहां पर प्लेस कर दिया है, दो चार्जेस है और बीच में उनके प्लेस किया है, तो हर टाइप में उनकी क्या हो गई है, फोर्स हमारी स्टेबल हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है, तो मेरे लिए कौन से सुटेबल रही पोजीशन, बीच वाली पोजीशन स्टेबल रही। यानी कि अब यहां से एक मैं थंब रूल आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आपका कुछ एक का क्वेश्चन होगा जी, ये तो आपने दोनों -3 ले लिए, अगर एक माइनस एक प्लस होता तो क्या करते हैं। ठीक है, वो थंब रूल यहां से हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं, यानी कि आपको एक पोजीशन कंसीडर हो गई है कि अगर मेरे पास में दो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, थंब रूल यहीं से आने वाला है कि अगर मेरे पास में दो अपोजिट सेम चार्जेस है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, तो उनके बीच में अपोजिट टाइप का चार्ज आएगा, तभी हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। यानी कि जब भी आपको चार्ज को प्लेस करना है तो ऐसे करना है कि उसके कॉर्नर्स पे हमारे क्या हो, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हो, और बीच में हमारा क्या हो, अदर देन उन चार्जेस के हो, यानी अपोजिट चार्ज हो हमारे पास में। नहीं आई क्लैरिटी, अभी देखते हैं इस चीज को। हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज का जो भी आपको समझ नहीं आएगी, आपसे पहले मुझे पता लग जाता है कि भाई क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा इसमें। ठीक है, 8 से 9 साल ऐसे ही नहीं गुजारे भाई इस फील्ड में। चलिए, तो यहां पर मैं बात करूं, आपने कहा कि भाई मैं इसके अंदर में 4 केस बना सकता हूं। कैसे केस होंगे? ठीक है, मैंने कहा कि भाई दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, दोनों चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, और चौथा क्या बनेगा मेरे पास में कि दोनों साइड में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब इसके अंदर में कैसे रखेंगे? देखो, आपने यहां से थंब रूल पढ़ा कि भाई जब भी कॉर्नर्स पर, यानी कि आप बाहर देख रहे हैं जो अपोजिट चार्जेस होंगे,
ठीक है, तो आपको चार्ज को ऐसी जगह प्लेस करना है कि कॉर्नर पे तो सेम चार्जेस रहें, लेकिन बीच में किस तरह का आए, अपोजिट चार्ज आए। यानी कि यहां पर मैं बात करूं इन दोनों चार्जेस की, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको प्लस को चार्ज को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मुझे कहां पर प्लेस करना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा कि भाई ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा कॉर्नर पे है उसको यहां पर रिपीट कर दो, यानी कि ये मेरे पास में चार्ज आ गया। यानी कि आपको यूज क्या करना है, देखो मैं जो ब्लू है वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो मुझे रखना है, कहां पर रखना है वो पोजीशन पे आप देखते जा रहे हो। यानी कि सेम हमारे पास में डिफरेंट चार्जेस हैं, आपको ऐसा रखना है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो आप क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, और बीच में उसका अपोजिट चार्ज। अब कुछ एक थे माहिर, उन्होंने दिमाग लगा लिया होगा यहां पर कि सर ये बताओ ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो इधर नेगेटिव भी तो रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते हैं भाई, मना किसने किया है। हमें तो एक थंब रूल पता है कि भाई दो अपोजिट सेम चार्जेस हैं, तो बीच में हमारा क्या आएगा, उसके अलग चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है ये आपका हो गया, ये हो गया, बीच में पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी आपको ऐसे केस में कहां रखना है, या तो नेगेटिव आप कहां रखो, लेफ्ट साइड में रखो, या फिर पॉजिटिव आप राइट साइड में रखो। इसके अंदर मैं बताओ जल्दी से, तो यहां पर आपके दो केस बन गए कि भाई मैं अगर इसको नेगेटिव रखना चाहता हूं, अगर मैं इधर रखूं तो प्लस रखना पड़ेगा, और इधर रखना चाहूं इनके तो ये माइनस, बीच में प्लस लेना है तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मेरे को। इसमें बताओ जल्दी से, भाई दोनों प्लस हैं, यानी कि हमें ज्यादा बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बीच में एक नेगेटिव रख दो, बस खेल खत्म। चीजें समझ आई कि किस तरह से जो चीजें हम रटते थे कितनी सिंप्लीफाइड वे में आपको यहां पर इजीली आपको बता दी गई है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन आपको ये थंब रूल अगर याद है कि भाई आपको कॉर्नर्स पे जो चार्जेस हैं वो सेम रखने हैं, चाहे कैसे भी आप उनको प्लेस करो। ठीक है, आपको दो चार्जेस गिवन थे, आपको अगर इस तरह से गिवन हो तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, किधर रखना चाहते हो राइट में तो पॉजिटिव रखो, लेफ्ट में रखना चाहते हो तो नेगेटिव रखो। क्यों, क्योंकि हमें बताया कि भाई अगर मैं इधर रखना चाहूंगा तो ये नेगेटिव है, तो मुझे भी इसका थंब रूल इधर यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव, ये चार्ज हो गया। इधर मेरे पास में नेगेटिव है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं बीच में इसको पॉजिटिव कर रखूं, इधर मैं राइट में रखूं, तो मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर पे मुझे नेगेटिव रखना है। नहीं, मैं इसको मैंने बीच में रखना चाहता हूं तो इधर पॉजिटिव रख दो भाई, आप मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जिनके बारे में मुझे डील करना था, कुछ एक क्वेश्चन थे। होप सो आपको कुछ चीजें यहाँ पर और क्लैरिटी के साथ में आई होंगी। कूलम्ब्स लॉ कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या हमारे पास में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको करोगे तो आपको चीजें और अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। मेन आपके दिमाग में यही रखना है कि जब भी आप कूलम्ब्स लॉ यूज करो तो दो चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना कि पहला हमें सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, दूसरा वहां पर जो फोर्सेस लगी हैं उन फोर्स को आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आपको कूलम्ब्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो पहले कूलम्ब्स लॉ से फोर्सेस निकालो और फिर अपना जो वेक्टर एडिशन है वहां पर लगाओ। कौन सा रूल यूज करना है उसके लिए, बिल्कुल सही कहा, हमारे पास में पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन यूज करना है। ठीक है, और आगे हम इसके बाद में ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट होता है, ठीक है, जो आपके एनटीएससी केयूपीआई आईएसओ इन लेवल्स के एग्जाम्स में आता है इस तरह का, तो वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया लगभग। कुछ एक न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम किसी और लेक्चर के अंदर में देख लेंगे। और होप सो आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे जहाँ पर भी हैं। ठीक है, और जुटे रहिएगा। मैं फिजिक्स के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आपका बिल्कुल बेस तैयार करते हुए आपको हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक मैं लेकर चलूँगा आपको। ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप इजीली उन क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ में। और आप बेफिक्र रहिएगा, मैं पूरी यहाँ पर क्लासेज आपको डिलीवर करूँगा। ये नहीं कि 2-4 क्लास छोड़ के आपको मैं चला जाऊँगा, नहीं, आपको पूरी क्लासेज मिलेंगी, पूरा फिजिक्स आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।